नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको विद्युत दुर्घटना जो होती है, अगर वो किसी कर्मचारी की होती है तो उसको कितना मुआवजा मिलेगा, इसके बारे में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यदि किसी ठेकेदार या कंपनी के स्थायी कर्मचारी की विद्युत दुर्घटना में मौत होती है, यानी ठेकेदार के कर्मचारी या किसी कंपनी के स्थायी कर्मचारी की मौत होती है और वह ईएसआई अगर कवर्ड है, तो नियोजक 24 घंटे के अंदर, यानी दुर्घटना होने के 24 घंटे के अंदर ऑनलाइन फॉर्म 12 भरकर ईएसआई कार्यालय में सबमिट करेगा और जो भी संबंधित दस्तावेज ईएसआई को चाहिए वह नियोजक उपलब्ध कराएगा। उसके बाद ईएसआई अपनी जांच के बाद मृत कर्मचारी के आश्रित परिवारजनों को पेंशन उपलब्ध करवाता है। यानी कहने का मतलब यह है, ईएसआई से मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। कोई भी ठेकेदार का कर्मचारी या स्थायी कर्मचारी यदि वो ईएसआई कवर्ड है तो 24 घंटे के अंदर एम्प्लॉयर ईएसआई को फॉर्म 12 भरकर ऑनलाइन सबमिट करेगा और उन्हें संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराएगा। और उसके बाद ईएसआई अपनी जांच के बाद मृत कर्मचारी के आश्रित परिवारजनों को पेंशन उपलब्ध करवाता है। ईएसआई में कवर्ड वह कर्मचारी होता है जिसकी मासिक आय 21,000 रुपये तक हो, यानी 21,000 रुपये से ज़्यादा है तो वह ईएसआई में कवर्ड नहीं होगा। उसके लिए वह ईसीसी एक्ट में कवर्ड होगा। ईसीसी एक्ट यानी एम्प्लॉय कंपनसेशन कमिश्नर एक्ट। कर्मचारी की मौत होने के 1 महीने के भीतर उसकी मुआवजा राशि जितनी भी बनती है वह तुरंत प्रभाव से एम्प्लॉय कंपनसेशन कमिश्नर कोर्ट के यहाँ जमा होगी। यदि नहीं होती है तो प्रतिवर्ष 12% ब्याज की दर से व कुल मुआवजा राशि की 50% राशि की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। यह नियम उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होते हैं जो ईएसआई में कवर्ड नहीं होते हैं। यानी आप याद रखें, यदि कोई कर्मचारी जो ईएसआई कवर्ड नहीं है उसकी अगर विद्युत दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो एम्प्लॉयर का ये दायित्व है, उसकी लायबिलिटी है कि वो दुर्घटना होने के 1 महीने के भीतर जो भी उसकी मुआवजा राशि बनती है वो ईसीसी कोर्ट में जमा करा दे। यदि वो 1 महीने के अंदर जमा नहीं कराता तो 12% ब्याज की दर से प्रतिवर्ष पेनल्टी भुगतनी पड़ती है। ईसीसी एक्ट के अनुसार मुआवजा राशि की गणना निम्न प्रकार से होती है। मौत के केस में यदि किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो मिनिमम वेजेस इंटू रिलीवेंट फैक्टर इंटू 50/100। यहाँ मिनिमम वेजेस 15,000 रुपये लिए जाते हैं यदि वो स्थायी कर्मचारी हो। उसकी मिनिमम वेजेस 15,000 रुपये लिए जाएंगे, भले ही उसे 12,000 मिलते हों, 20,000 मिलते हों, 50,000 मिलते हों, लेकिन मिनिमम वेजेस 15,000 काउंट किए जाएंगे यदि वो स्थायी कर्मचारी है। रिलीवेंट फैक्टर उसकी एज के हिसाब से होता है। आप ईसीसी एक्ट में देखेंगे, ईसीसी एक्ट पहले डब्ल्यूसीसी एक्ट के नाम से जाना जाता था, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, लेकिन अब वो ईसीसी यानी एम्प्लॉय कंपनसेशन कमिश्नर एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो उसमें रिलीवेंट फैक्टर एज के हिसाब से है इंटू 50/100। और यदि संविदा कर्मचारी हो तो मिनिमम वेजेस उसकी योग्यता, यानी वो सेमी स्किल्ड है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, उसके आधार पर लेबर डिपार्टमेंट के नियम अनुसार प्रतिदिन या मासिक मजदूरी के हिसाब से गणना की जाती है। हर साल लेबर डिपार्टमेंट मिनिमम वेजेस को बढ़ाता है तो उसके हिसाब से संविदा कर्मचारी की मिनिमम वेजेस कैलकुलेट की जाती है। स्थायी विकलांगता के केस में मिनिमम वेजेस इंटू रिलीवेंट फैक्टर इंटू 60/100। यानी यदि किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो 50 था, उस 50 की जगह यहाँ 60/100 है। यानी विकलांगता में मुआवजा, स्थायी विकलांगता में मुआवजा मृत्यु की तुलना में ज़्यादा मिलता है। अस्थायी विकलांगता यानी मान लीजिए उसकी डिसेबिलिटी है तो मिनिमम वेजेस इंटू रिलीवेंट फैक्टर इंटू 60/100 इंटू जितने भी % उसकी डिसेबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल 70% है तो 70/100, 50% होती तो 50/100। यदि कर्मचारी जिसकी दुर्घटना घटित हुई है वह ईएसआई कवर नहीं है तो ईसीसी के अंतर्गत कवर होगा और उसको मुआवजा ईसीसी कोर्ट देगा। हमेशा बिजली विभाग ये ध्यान दे कि यदि किसी संविदा कर्मचारी या स्थायी कर्मचारी की
मृत्यु होती है तो उसका मुआवजा कोर्ट में जमा होगा। यदि वो ईएसआई कवर्ड नहीं है तो उसका मुआवजा ईसीसी कोर्ट में जमा होगा। डायरेक्ट उसको मुआवजा आप नहीं दे सकते, मुआवजा हमेशा कोर्ट में जमा होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को ये उपलब्ध कराएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।